कौन से कर्ज की बात करने वाली? रैंडल ने बड़ी मासूमियत से कहा, जजीरे वाला या एयरपोर्ट वाला? जजीरे वाला कर्ज तो मैं अरसा हुआ मासूद अदा कर चुका हूँ। कोई शाख ना रही जिस पे आशियाना था। रैंडल ने बड़ा भरपूर कहका लगाया, इसे तुम आशियाना कह रहे हो, वो तो आरदी ठिकाना भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम छोटी मोटी कामयाबियों पर ही जश्न मना दो। बड़ी कामयाबियां तो तुम्हारे हिस्से आने से रही। असल कामयाबी का दिन तो वो होगा जब फलस्तीन यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे गुरूर को खाक में मिला देना भी वेरी बड़ी कामयाबी होगी। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मेरे बाद काम रुक जाएगा। अगर ऐसा है तो ये ख्याल ज़हन से निकाल दो, जो काम मैं कर रहा हूँ मैं नहीं रहूंगा तो कोई और इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरी जगह ले लेगा। जो कुछ तुम कर रहे हो, तुमसे पहले ओली वावर्ड कर रहा था। उसके बारे में ये कहा गया था कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, तुमने ओली वावर्ड की जगह ली है। तुम्हारे बाद कोई जवाब नहीं रह जाएगा, कोई नया तजर्बा नहीं किया जाएगा। यह बात पाए सबूत को पहुंच जाएगी कि जो काम ओली वावर्ड नहीं कर सका वो नामुमकिन था। तुम्हारे छोड़े हुए काम आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। काम बेशक जारी रहेगा मगर सिमतें तब्दील हो जाएंगी। एक इंसान को खुशफहमियों की दलदल से निकालना किसी दूसरे इंसान के पास से बाहर होता है। रैंडल ने कहा, तुम्हारा भी यही हाल है। बेबसी की इंतहा को पहुंच जाने के बावजूद भी खुशफहमी का दामन तुम्हारे हाथों से नहीं छूटा। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मैं नजरों के सामने नहीं रहूंगा तो उस वक्त तुम क्या कर लोगे? तुम तो एक नेमत हो, तुम अब कभी मेरी नजरों से उजल नहीं हो सकोगे। गोटेल के अलावा किसी और मुल्क में तुम्हारे लिए पनाह नहीं है। यहाँ कब तक रहोगे? कभी तो यहाँ से जाओगे। कभी रैंडल ने तमस्कराना अंदाज ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 रोज बाद मैं फ्रांस चला जाऊंगा। ई चाहे तो कल आकर टिकट देख लेना। क्यों अच्छा नहीं किया? तलीब ने तेवरी ऊपर बाल डाले। इस मामले की इंचार्ज मैं हूँ। मैं तुमसे जवाब तलब भी कर सकती हूँ कि तुमने इंचार्ज की इजाजत के बगैर कोई कदम किस तरह उठाया। बिल्कुल पूछ सकती हो, मैंने खुश दिली से कहा। जब मुझ पर हमला हो ही गया था तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथों रैंडल को दोस्त देता चलूं। मुमकिन है काम बन ही जाए मगर काम नहीं बना। मुझे मालूम है कि तुम असल बात नहीं बताओगे। तलीब ने ठंडी सांस लेकर कहा, मगर ये रियाद भी तुम मत करो। अगर तुम जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, यह हकीकत है कि रैंडल जैसी शख्स के मुकाबले पर इंतहाई एहतियात की जरूरत है। तुम अपने साथियों से कुछ छुपाते हो तो यूं लगता है जैसे वो एतबार के काबिल ना हो। बुढ़ ने मगमूब लहजे कहा, अपने साथियों को मैं अपने से ज्यादा मोतबर समझता हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम कि आइंदा क्या होने वाला है। फर्ज करो जिन लोगों को मैं अपने मंसूबे में शरीक करता हूँ उनमें से कोई दुश्मन के हाथ लग जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए और इस हद तक किया जाए कि वो अपनी जबान तक बंद ना रख सके तो मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। तहदीब ने कहा, मामले की नजाकत के पेश नजर तुम्हें हक है कि जो मुनासिब समझो करो, लेकिन इंचार्ज तुम मैडम है। बुढ़ ने हैरान होकर कहा, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। तहदीब बंस कर बोली, मेरा इस मिशन का इंचार्ज होना भी अली के मंसूबे का एक हिस्सा है। बुढ़ ने हमकाना अंदाज मुंह खोल लिया। मैं समझा नहीं। रैंडल को ये तासर देना जरूरी है कि हम उसके सामने बेबस हो रहे हैं। तहजीब ने कहा, और वो इस ज़ोम में मुब्तला हो जाएगा कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अली के लिए उसे बेखबरी में छाप लेना आसान हो जाएगा। क्यों अली? तुम बिल्कुल दुरुस्त समझी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं यही कुछ करना चाह रहा हूँ, यानी उसकी निगरानी वगैरह का कुछ फायदा नहीं। बुढ़ ने मायूसी से कहा, हम ना अपना मत ज़ाया कर रहे हैं। अहमक आदमी निगरानी नहीं होगी तो मंसूबा किस तरह बरबेकार लाएंगे? मैंने कहा, निगरानी तो बुनियादी अहमियत की हामिल है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है चीफ, तुम महज इस वजह से कमजोर पड़ रहे हो कि मामला एक गैर मुल्की सिफारत खाने का है। बुढ़ ने कहा, मेरे कमजोर पड़ने की एक वजह ये भी है। मैंने कहा, और अपनी इस मजबूती के बायस वो खुशफहमी में मुबतला है। तो भी यह मामला मेरे सुपुर्द का दो चीफ। इससे कबल भी बाद ऐसे काम मैं कर चुका हूँ जो कोई और नहीं कर सकता था। तुम देखना मैं इस मामले को कितनी खुश असलूबी से निपटाता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने बुढ़ को घूरते हुए कहा। उसे ठिकाने लगा के लाश नायब कर देंगे और खुद उसकी तलाश शुरू कर देंगे। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने नवी में सारी लाकर कहा, क्यों नहीं दी जा सकती? आखिर इसमें हर्ज क्या है? मालूम होता है तुम जजीरा बरबर होने वाली बेइज्जती भूल गए। रैंडल को खत्म कर देने से उस बेइज्जती का बदला नहीं लिया जा सकता। उसकी रुसवाई बहुत जरूरी है। वो नाकाबिल शिकस्त होने के ज़ोम में वो मुबतला है। उसे खुद पर नाज है कि वो बहुत अच्छा मंसूबा साध है। उसका ख्याल है कि हर कामयाबियां मेरे मुखालफीन की नाइली की मरहूने मिन्नत होती है। इस वक्त वो सियोनियत का बहुत बड़ा सरमाया है। यहूदियों ने उसे अपनी तमाम उम्मीदों का मरकज बना रखा है। अगर उसे इस तरह चुटके से मारकर उसकी लाश गायब कर दी जाए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। उसे तो यहूदी दुनिया के लिए इबरत का सामान बना रहा है। कोई ऐसी सूरत निकालनी है कि आइंदा किसी के हाथों में कोई बड़ी कुव्वत मरकूज न होने पाए। यहूदियत इस समय में आ जाएगा कि दुश्मन को कमजोर न समझा जाए। किसी हद तक तो ये बात उनकी समय में आ ही चुकी होगी, लेकिन उसकी तकमील उस वक्त तक नहीं होगी
जब तक कि रैंडल पर फैसला गुन जरब ना लगा दी जाए। क्या समझे? समझ गया। बूढ़ ने इस बार में सर हिलाया। तुम बहुत दूर तक देखते हो चीफ, इसलिए तो मैं तुम्हें चीफ कहता हूँ। बकवास मत करो, तुम तो रैंडल की शागिर्दी में जाने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। बूढ़ डरने लगा, अगर मैं तुम्हारा मामर हूँ चीफ, ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसे घिसे बगैर छोड़ दूं? तुम्हें मालूम था कि बुढ़ पर कातलाना हमला हुआ और उसके बाद मुझे भी खुदा ने बचाया। उसके बावजूद तुम यूं दनाती हुई चली आई। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। मैंने तहदीब से कहा। मैंने एहतियात की है। तहदीब मुस्कुराई। मुहाफिजों के साथ आई हूँ और अब इसी तरह हम सफर करेंगे। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। इस वक्त हमें बेला खतरात मोल देने से गुरेज करना होगा। रात का 1 बज चुका था, मगर जनरल टेरेस और क्या जी बरोन ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि हमारे मुंतजिर भी थे। मैं, तहदीब और वुड ऑब्जेक्टिव क्लब से स्क्वाड कारों के जलूब में वापस आए थे। मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रहा हूँ। जनरल ने मुझसे था और मुझे तुमसे आम नोयत सी गुफ्तगू करनी है। जरूरत पड़ने पर तुम मुझे सोते हुए भी उठा सकते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वैसे खैरियत तो है? बहुत संजीदा नजर आ रहे हो। बात ही ऐसी है री, मैं सरकारी मशीनरी के एहलकारों का मारा जाना दोबारा नहीं कर सकता। ओह, मैं भी संजीदा हो गया। हाँ, इंस्पेक्टर सैमुअल मारा गया है, लेकिन इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? मैं किसी गैर मुल्की को डील भी देने के हक में नहीं हूँ। तुम ख्वाह उस चक्कर में आ गए हो। उसका ताल्लुक फ्रांस से है और अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो उस मामले में हुकूमत फ्रांस मुलव्वस हो जाएगी। मैं ख्वाह इस चक्कर में नहीं आया जनरल। क्या ये हकीकत नहीं है? हकीकत तो है, जनरल ने वसीले लहजे में कहा। सिफारती कमानील का मकसद मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं। अगर कोई शख्स मुजरिम है तो उसे बिला तफसीस सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए अली। क्या थी बरून ने कहा। तुमने रैंडल को डील देने की इंतहा कर दिया। मैंने बारी बारी उन दोनों को गौर से देखा। बखुद भी तुम दोनों से मुत्तफिक हूँ। मैंने तवील सांस लेकर कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। तुम समझना नहीं चाह रहे हो, जनरल बोला, वरना ये तो बिल्कुल सामने की बात है। रैंडल को गिरफ्तार किया जा सकता है। किस जुर्म में? मैंने पूछा। वो यहाँ तकरीब कारी कर रहा है। इस जुर्म में क्या तुम उस पर इल्जाम साबित कर सकोगे? जनरल, जाहिर है उसे साबित नहीं कर सकेंगे। क्या उसे मुल्क बदर कर देंगे? अगर तुम समझते हो कि इस तरह उसे करार वाकई सजा मिल जाएगी तो जरूर उसे मुल्क बदर कर दो। जनरल टेरेस मुझे घूरने लगा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस पर कोई इल्जाम भी साबित नहीं किया जा सकता? शायद, मैंने मुख्तसरन कहा। जब आग अपने दामन तक पहुंच जाए तो मसले थे बालाए ताक रख देनी चाहिए। जनरल ने सपाट लहरे में कहा, आग बुझाने के लिए दामन तो क्या पूरे पैरान की कुर्बानी भी देना पड़े तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बात से ये मफहूम निकलता है कि फिल वक्त उसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर साबित किया जा सकता है। मैंने जो अपने से कबल चैनल में गौर किया वो बेहद जज्बाती हो रहा था। उसके लहजे और अंदाज से नाराजगी जाहिर हो रही थी, लेकिन उसमें भी अपनायत थी। वो गोटेल में मुकम्मल बाइख्तियार होते हुए भी मुझसे इजाजत का ख्वाह था। अगर वो चाहता तो अपने तौर पर रैंडल के खिलाफ कोई भी कदम उठा चुका होता। मैं उसका क्या कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसे मुर्दे नाम नहीं ठहरा सकता था। मुझे मालूम था कि उसके दिल में अपने अवाम से सच्ची मोहब्बत है। सरकारी मुलाजमीन को वो मुल्क कौम का असासा समझता था। अगरचे गोटेल के सरकारी मुलाजमीन में भी वो तमाम खामियां मौजूद थी जो तेजी दुनिया के ममालिक की सरकारी मुलाजमीन का जुज बन चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद जनरल ये गवारा नहीं कर सकता था कि उन्हें किसी गैर ज्ञातो नुकसान उठाना पड़े। कुछ कसूर मेरा भी था। अगर मैं उसे अपने मंसूबे में शामिल कर लेता तो उसके पास सब्र कर लेने के लिए कोई जवाब तो मौजूद होता। तुमने सही अंदाजा लगाया जनरल। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, रैंडल के खिलाफ इतना मवाद बहरहाल मौजूद है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर तुम्हारी खामोशी का जवाब क्या है? जनरल ने वो जरिबाना अंदाज में कहा, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि गोटे में अली ग्रुप के हेडक्वार्टर में धमाका हुआ था। खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर यही क्या कम है कि तकरीबगार खुल खेलने पर उतर आए हैं। उसके बाद बुढ़ पर हमला हुआ, फिर तुम्हारा ताकुब किया गया जिसके नतीजे में 4 अफराद मारे गए। उनका ताल्लुक चौंके शायर पसंद अनाजर से था, इसलिए मुझे उनकी हलाकत का गम नहीं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद तुम पर भी हमला हुआ। तुम बच गए, मगर दीगर 2 अफराद मारे गए। उनमें से एक सरकारी मशीनरी का एक अहम पुर्जा था। चंद घंटों के अंदर अंदर ही खून रेदी हो चुकी अली, फिर तुम्हारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इन तमाम तकरीबकारियों के पीछे रैंडल है। मैंने कहा, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो साबित किया जा सकता है और ना तब्दील किया जा सकता है। तब्दील किया जा सकता है। जनरल ने मुझे हैरत से घूरा। क्या यानी ला बात नहीं है? मेरा मतलब ये है कि रैंडल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये वाकयात रुकेंगे नहीं, इसी तरह जारी रहेंगे। ये बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो? ये महज मेरा अंदाजा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अंदाजा गलत नहीं है। हमारी नजरों में आने के बाद रैंडल गायब हो गया था। कल रात के बाद से आज रात तक उसकी सरगर्मियों के बारे में हम कतन ला इल्म है। सवाल यह है कि इसी दौरान वो क्या करता रहा।
और कहाँ रहा। तुम ऐसी वाहियात बातों में उलझने की वजह से कुछ कर नहीं पाते। जनरल ने वसीले लहरे में कहा, ये वाहियात बातें नहीं है जनरल, इस वक्त मेरे खिलाफ एक नेटवर्क काम कर रहा है। रैंडल ने यहाँ के अहम जराइम पेशा लोगों से राब्ते कायम करके एक ऐसा मजबूत निजाम कायम कर दिया जो मेरे खिलाफ काम करता रहेगा। वो एक तरह से उसे खुदकार निजाम कहा जा सकता है। रकम की उन लोगों को कमी नहीं, इसलिए उसने रकम तो दिल खोल कर खर्च की, लेकिन खुद सामने नहीं आया, इसलिए किसी को नहीं मालूम कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर मालूम होता तो रैंडल की गिरफ्तारी पर मामला रुक जाता, लेकिन क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो उन्हें वीर कर दिया गया है वो उसी तरह करते रहेंगे। हाँ, अगर उन्हें मालूम हो कि उनसे काम लेने वाला रैंडल है तो उसकी गिरफ्तारी पर यह तकरीबकारियां रुक जाएंगी। अच्छे मफरूजात हैं, जनरल ने सारी लाया, लेकिन इन मफरूजात को बुनियाद बना दिया जाए तो आदमी अज़ूए मुअत्तर होकर रह जाएगा। मैंने जनरल को जवाब देने की बजाय टेलीफोन का रिसीवर उठाया और पैराडाइज बार के नंबर डायल किए। रिसीवर खुद एडगर ने उठाया था। मैंने उसकी बराई हुई आवाज पहचान ली थी। मैं आपसे राब्ता कायम करने के लिए बेचैन था जनाब, एडगर ने मेरी आवाज पहचानने के बाद कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपसे कहाँ राब्ता कायम किया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पुलिस वालों का हुजूम है, उन्होंने मेरा नाटका बंद कर रखा है। मुझे याद है एडगर, मुझे कुछ ताखीर होगी, लेकिन बेफिक्र हो, चंद मिनट के अंदर अंदर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। लेकिन मुझे हैरत है कि उन्होंने तुमको फोन अटेंड करने की इजाजत क्यों दे दी। इतनी रियायतें तो मुझे मिल ही सकती हैं जनाब, थोड़ा बहुत असर और रसूख मेरा भी है, लेकिन ये मामला चूंकि ऊंची सतह का है इसलिए मेरे हमदर्द भी बेबस हैं। मैंने माउथ पे इस बार हाथ रखा और एडगर की गुलू खलासी कराने के लिए तहरीब को चंद हदायत दी। तहरीब ने फौरन ही ट्रांसमीटर संभाल लिया। अब तुम्हारे हमदर्द तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैंने एडगर से कहा। इसके अलावा कोई और खास बात तो नहीं है तो सही, लेकिन उसके लिए तखलिया जरूरी है और मैं गिरा हुआ हूँ। फोन नंबर नोट करो। मैंने एक नंबर नोट कराया और जैसे ही तनाई मैसर आए मुझसे बात करो। फोन बंद करके मैंने जनरल की तरफ देखा। अपनी बात साबित करने के लिए मुझे थोड़ी देर और लगेगी। मैंने कहा, मैंने मुतलका लोगों से बात कर लिया है। तहवीन ने मुझसे कहा है एडगर की जान छूट जाएगी। वो कह रहा था कि कोई अहम बात है जो दूसरों के सामने नहीं बता सकता। अब वो लोग उसके पास ही हटे तब वो मुझे फोन करे। तुम कह रहे थे रैंडल ने तुम्हारे खिलाफ कोई नेटवर्क कायम कर दिया है, अगर नहीं किया तो मैं उसे नाअहल लिखाऊंगा। मैंने जनरल की बात काट दी। वाकयात भी उसी सिम से इशारा करते हैं। हालात का तकादा भी यही था कि मेरी तवज्जो असल मामले से हटाने के लिए मुझे मुस्तकिल तौर पर उलझा लिया जाए। मुझे तो वैसी सी बात में दिलचस्पी है कि रैंडल ठिकाने लगे तो अली अपना वादा पूरा करे। कहती बरोद ने कहा, कौन सा वादा? बुट बोला। उसके कान खड़े हो गए। कुछ नहीं, तहवीन ने जल्दी से कहा और कहती ब्राउन हंसने लगी। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बुट ने एक एक को देखते हुए कहा, लेकिन याद रखो बुट से कुछ छुपाना मुमकिन नहीं है। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो तुम्हें परेशानी किस बात की है? मैंने शरारत वेज लहजे में कहा। तुम लोग बुट को तंग मत किया करो, कहती ब्राउन ने कहा। दरअसल अली ने रैंडल का कुजिया निमटते ही घर बसाने का वादा किया। जहाँ बुट उछल कर खड़ा हो गई। इतनी बड़ी बात से मुझे बेखबर रखा गया। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैंने जल्दी से कहा, तुमने जरूर वादा किया होगा जी। काफी अरवे तुम किसी बहाने की तलाश में थे। मैडम भी ताक में थी कि कोई बहाना मिले और तुम दोनों ठक्का ठक। ये ठक्का ठक क्या होता है? मैंने बुट को खुशमगी नजरों से घूरा। तो तुम इस चक्कर में हो कि रैंडल को जो सिफारती तहफ्फुज हासिल है वो उससे महरूम हो जाए। जनरल ने चौंक कर कहा, उसके बगैर बात नहीं बन सकती जनरल। मैं चाहता हूँ कि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो हिल जुल भी ना सके। मैं उसे मुकम्मल शिकन से दो चार करना चाहता हूँ, जबकि तुम लोग जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हो। जब तुम अपने साथियों को बेखबर रखोगे तो यही होगा ना, तहदीब ने कहा। कमाल ये है कि जिस पास से सब बेखबर थे वो कहती ब्रोन के हिल में किस तरह आ गई। बुट बोला, अली ने मेरे सामने ही फोन किया था। कैची ने हंस कर कहा। बाद में अली ने मुझसे जबान बंद रखने की दरख्वास्त की थी। अब मैं अली की दरख्वास्त तो रद्द करने से रही, इसमें शुबा तो नहीं है। जनरल ने सारी लाया। अली की दरख्वास्त रद्द नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर उसका पासपोर्ट जाली साबित ना हुआ तो तवक्को तो यही है कि पासपोर्ट असली नहीं होगा। अगर हुआ तो गोटेल का वीजा जाली होगा। मैंने मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट के लिए कहा है। वो यहाँ सारा दारोमदार उस रिपोर्ट पर है जो फ्रांस से मौसूल होगी। जनरल टेरेस ने कहा, अब ये रिपोर्ट मौसूल होने में ताखीर होगी तो तुम क्या करोगे? ताखीर नहीं होगी, रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सुबह तक मौसूल हो जाएगी। ये भी ज़हन में रखो कि रिपोर्ट रैंडल के हक में भी हो सकती है। जनरल ने कहा, ये मत भूलो कि वो एक फ्रॉड आदमी है। उसका ताल्लुक कैसी ही मुनद्दम तंजीम से क्यों ना हो, लेकिन एक फ्रॉड शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो असल कागजात के चक्कर में पड़े। उसकी सहूलत है तो जाली कागजात में ही मुजम्मर होती है। जब और जिस किस्म के कागजात दरकार हुए बनवा रही है, असल कागजात के साथ ये सहूलत कहाँ? जनरल टेरेस के अंदाज से मैंने महसूस किया जैसे वो कायल नहीं हुआ। ताम मरवतन वो खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश गुजरे, फिर इस सकूत को फोन की घंटी ने तोड़ा। फोन एडगर का था। उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है जनाब, एडगर कह रहा था। अगर आप मेरी मदद ना करते तो उन लोगों से गुलू खलासी मुमकिन ना हो।
रस्मी बातें छोड़ो, तुम बेकसूर थे, इसलिए मैंने तुम्हारी सिफारिश की। अब जल्दी से ये बता दो कि तुम बुश से क्या बात करना चाह रहे थे। मेरे पास किसी नामालूम शख्स का फोन आया था, एडगर ने कहा। उसने मुझ पर इल्जाम आयद किया कि मैंने जिस पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए मुआवजा लिया उसी से मिल गया। अच्छा,